हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रमन किरण पर आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति, भारत के राष्ट्रपति की योग्यता आदि से संबंधित अध्ययन किया था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारत की राष्ट्रपति की शक्तियां तथा कार्य। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे। जब हम लोग भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बात करते हैं तो उनका सबसे पहला जो शक्ति है वह है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका वह अनुच्छेद 73 के नाते सारी कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित होती है। सारे केंद्र सरकार की कार्यवाहियां उसी के नाम से की जाती है। इस कारण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यद्यपि वह मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है, उसकी वास्तविक स्थिति यह है कि वह मंत्री परिषद के सलाह के आधार पर ही कोई निर्णय करता है, लेकिन उसे स्वविवेक संबंधी भी बहुत से अधिकार प्राप्त हैं। उसमें सबसे पहला जो अधिकार है वह है मंत्री परिषद का गठन। सबसे पहला अधिकार है वह है मंत्री परिषद का गठन। राष्ट्रपति मंत्री परिषद का गठन करता है। इसमें जो संवैधानिक व्यवस्था है कि जिस भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जिस दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उसके बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है तथा उनके बीच विभागों का बंटवारा किया जाता है। इसके संबंध में पूर्ण रूप से संवैधानिक व्यवस्था है। इसमें राष्ट्रपति को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कठिनाई तब आती है जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता। उस समय राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति खंडित जनादेश के बीच करना होता है तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। जब 1991 में या 1989 में जो सबसे बड़े दल के नेता थे उन्हें सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने अपना बहुमत भी साबित कर दिया। लेकिन 1996 में जब सबसे बड़े दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय भाजपा सबसे बड़ी दल के रूप में 1996 के आम चुनाव में उभरी, तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना सदन में बहुमत सिद्ध नहीं कर सका, इसलिए 13 दिन की सरकार ही मात्र उनकी चल सकी। उसके पश्चात संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी और एच.डी. देवगौड़ा उसका नेतृत्व किया। उसके बाद में मनमुटाव के कारण, विभिन्न दलों के बीच मतभेद के कारण आई.के. गुजराल को बनाया गया प्रधानमंत्री। वो भी सरकार बहुत दिन तक नहीं चल सकी और उसके पश्चात फिर से 1998 में आम चुनाव हुआ। उसमें वाजपेयी की जो गठबंधन थी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, वह पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने के पश्चात उन्हें फिर से राष्ट्रपति ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 1998 में 1999 के आम चुनाव में वाजपेयी स्पष्ट बहुमत जनादेश गठबंधन को मिल रहा था, इस कारण वाजपेयी बने। 2004 के आम चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की करारी शिकस्त हुई, कांग्रेस सत्ता में आई।
उसके बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी। वह उस गठबंधन के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना गया और 2004 और 2009 के आम चुनाव में उन्हें स्पष्ट जनादेश मिला और 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित रहे। उसके पश्चात 2014 के भी आम चुनाव में स्पष्ट जनादेश मिला, जिसके कारण नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 2019 के आम चुनाव में भी इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। इस कारण जब स्पष्ट बहुमत मिलता है तो राष्ट्रपति के सामने कोई कठिनाई नहीं आती, लेकिन जब खंडित जनादेश मिलता है तो उस समय राष्ट्रपति के सामने कठिनाई होती है। राष्ट्रपति ने खंडित जनादेश के संबंध में यह व्यवस्था दी कि सबसे बड़े दल के रूप में नहीं, बल्कि वो उस गठबंधन के नेता को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, जो अपना शपथ लेने से पहले, सरकार बनाने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष एक अपने समर्थकों की सूची, अपने समर्थन जो दल उन्हें समर्थन देंगे उनकी सूची राष्ट्रपति के सामने सौंपेंगे। तो मंत्रिपरिषद का गठन जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो वह दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन जब वह किसी सदन का सदस्य नहीं होता तो उसे 6 महीने का अंदर फिर से 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य बनना पड़ता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्रिपरिषद के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है, उनके मंत्रिमंडल में बदलाव कर सकता है। यह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। विभिन्न विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की ही सलाह पर करता है। अर्थात संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद होती है वह राष्ट्रपति के प्रसाद, राष्ट्रपति के कारण ही वह अपने पद पर बने रहते हैं। जिस दिन बहुमत खो देते हैं राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा देता है। राष्ट्रपति को इसमें काफी अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति अपना स्वविवेक के आधार पर सरकार की नियुक्ति के लिए अपने शक्ति का प्रयोग करता है। मंत्रिपरिषद का गठन जो प्रधानमंत्री करता है वह अपने विवेक के अनुसार करता है। जो सूची राष्ट्रपति को सौंपता है उसी के अनुसार राष्ट्रपति उन लोगों को विभाग देता है। उसके पश्चात मंत्रिपरिषद के गठन के पश्चात दूसरा जो महत्वपूर्ण का कार्य है वह है नियुक्ति का अधिकार। नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को नियुक्ति के संबंध में अधिकार प्राप्त है। विभिन्न, चाहे वह महान्यायवादी हो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य आयुक्त या अन्य पदों पर, विभिन्न देशों में भेजे जाने वाले राजदूत, विभिन्न पदों पर नियुक्ति संबंधी अधिकार इन्हें प्राप्त है। बहुत सी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। तीसरा जो अधिकार इन्हें है वह है आयोगों का गठन। अल्पसंख्यक आयोग का गठन, अनुसूचित जाति आयोग का गठन, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन, अत्यंत पिछड़े वर्ग के आयोग का गठन, भाषा आयोग का गठन। राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों का गठन भी करता है। राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों का गठन करता है। जितना भी आयोग है सभी आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है।
इसी तरह वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। इस प्रकार जब हम आगे देखते हैं कि दूसरा इसका जो अधिकार है सैनिक शक्ति, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं के प्रमुख के होने के कारण अपने सैन्य शक्ति संबंधी अधिकार का भी प्रयोग करता है। यह सैन्य शक्ति के प्रयोग प्रायः मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार ही करता है, लेकिन वह तीनों सेनाओं के कमांडर होने के नाते वे अपनी विभिन्न शक्तियों का प्रयोग सैनिक संबंध में भी करता है। दूसरा है सैनिक शक्ति। तीसरा है राजनयिक शक्ति। राष्ट्रपति को राजनयिक संबंधी भी शक्ति भी प्राप्त है। जो विभिन्न देशों के साथ समझौता होता है वह राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। विभिन्न देशों के साथ जो पत्र व्यवहार होता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं या कोई संधि करार, तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को या क्रिया जो की जाती है वह राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। विभिन्न देशों से आए हुए जो उच्चायुक्त या राजदूत होते हैं वह राष्ट्रपति के को ही अपना पत्र सौंपते हैं। राष्ट्रपति भी विभिन्न देशों में जाने वाले भारत के राजदूतों या उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है और राष्ट्रपति के नाम से ही विभिन्न देशों में वह अपना नियुक्ति पत्र लेकर जाते हैं। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को राजनयिक शक्ति भी प्राप्त है। राजनयिक शक्ति संबंधी भारत के राष्ट्रपति को पर्याप्त अधिकार प्राप्त है। यद्यपि इन अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार ही की जाती है, लेकिन जितनी भी औपचारिकताएं हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा ही पूरी की जाती है। चाहे विदेशी आए हुए उच्चायुक्त या राजदूत राष्ट्रपति को ही अपना नियुक्ति पत्र सौंपते हैं। उन्हें राष्ट्रपति ही दूसरे देशों में जाकर अपना अधिकार प्रदान करता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को राजनयिक शक्ति भी प्राप्त है। आगे है विधायी शक्ति। अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यदि लोकसभा में राष्ट्रपति की नजर में राष्ट्रपति की राय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो वह दो सदस्यों को मनोनीत करता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 80(1) के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिन्हें कला, साहित्य, समाज सेवा तथा अन्य में विशेषज्ञता प्राप्त हो। संसद के किसी सदस्य की यदि अयोग्यता के संबंध में निर्णय भी राष्ट्रपति ही करता है। यदि दल बदल के कानून को छोड़कर दल बदल के कानून के संबंध में निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय राष्ट्रपति करता है, वह निर्वाचन आयोग से राय लेकर और उसके तभी वह किसी संसद के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय करता है। वह सदनों का सत्रावसान भी करता है, वह लोकसभा का विघटन भी करता है। वह सदनों का सत्रावसान या किसी एक सदन का भी सत्रावसान कर सकता है। वह लोकसभा का विघटन भी करता है। प्रायः लोकसभा का विघटन मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर ही करता है। लेकिन जब मंत्रिमंडल को लोकसभा में विश्वास मत हासिल नहीं हो तो उस अवस्था में वह मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह संसद का सत्र भी आहूत करता है। वह संसद के किसी एक सदन या सदन के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण करता है। संसद में लंबित किसी विधेयक के संबंध में
संसद के दोनों सदनों या किसी सदन को संदेश भेजता है और उसके संदेशों पर यथाशीघ्र विचार के लिए वह कहता है कि वह उसके संदेश राष्ट्रपति के संदेशों पर लोकसभा या राज्यसभा यथाशीघ्र विचार करे। वह लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। और जब कभी आम चुनाव होता है तो आम चुनाव के पश्चात प्रथम अधिवेशन को या जब भी प्रत्येक वर्ष पहली जो बैठक होती है उसमें जब लोकसभा का चुनाव होता है तो प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह अभिभाषण देता है या प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में वह संसद के दोनों सदनों का में अभिभाषण देता है। उसी प्रकार आगे है कि वह विधेयक पर अनुमति प्रदान करता है जो दोनों सदनों के द्वारा जब कोई विधेयक पारित किया जाता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर अपना अनुमति प्रदान करता है। यदि उसे वापस लौटा देता है तो दोनों सदन यदि उसी रूप में पारित करके उसे भेज देता है तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति प्रदान करना आवश्यक होता है। जरूरी हो जाता है कि वह अपना अनुमति प्रदान करे। आगे है कि जब कुछ चीजों पर राष्ट्रपति को पूर्वानुमति आवश्यक हो जाता है। जैसे जब कोई धन विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही वह पेश किया जा सकता है। नए राज्यों के निर्माण या विद्यमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने संबंधी कोई यदि विधेयक लोकसभा में या राज्यसभा में पेश करना है तो वह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किया जाता है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई यदि विधेयक है तो उसे भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही वहां पेश किया जाता है। व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगाने संबंधी विधेयक भी राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही पेश की जाती है। इसके पश्चात जब कोई विधानसभा जब कोई विधेयक राज्यपाल के सामने दोनों सदनों के द्वारा या किसी एक सदन के द्वारा राज्य की विधानसभा जब अपना कोई विधेयक राज्यपाल के सामने भेजता है तो राज्यपाल उसे आरक्षित कर लेता है। आरक्षित करके उसे जब राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि उस पर वह अनुमति दे अथवा उसे सुरक्षित रख ले या उसे राज्य की विधानमंडल द्वारा के पास पुनः विचार के लिए भेज दे। लेकिन जब राज्य के विधानमंडल पुनः विचार करके उसे फिर से पारित करके भेज देता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। जैसा कि संसद में है कि संसद के दोनों सदन जब पारित करके पुनः भेज देता है तो वहां राष्ट्रपति को अनुमति प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन राज्य विधानमंडल जब उस पर अपना पुनः पारित कर भेजता है तो उस पर कोई आवश्यक नहीं होता कि राष्ट्रपति अपना अनुमति प्रदान ही कर दे। वह महानियंत्रक तथा लेखा परीक्षण, संघ लोक सेवा आयोग तथा वित्त आयोग तथा अन्य रिपोर्टों को संसद के समक्ष रखवाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के सामने समक्ष बहुत सारी विधायी शक्ति है। हम अगले वीडियो में राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां जैसे आपातकालीन शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति तथा और बहुत सी जो शक्ति, वीटो शक्ति, इस पर विचार हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।